नमस्कार, शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद आज से हम लोग लगातार योग शिक्षक बनने की शिक्षा आपके तक पहुंचाने का प्रारंभ कर रहे हैं। वैसे तो देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोती झील कानपुर पिछले लगभग 50 वर्षों से यह शिक्षा 25 मई से 30 जून दे रहा है, किंतु जब से हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा की गई, जो 21 जून को पूरा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल देशों में मनाया जाएगा, तब से ये कोर्स इस वर्ष हमने 21 मई से 20 जून तक लेंगे। कानपुर के CSJM यूनिवर्सिटी के वर्तमान कुलपति माननीय डॉक्टर विनय पाठक जी, जो स्वयं योग के बहुत भक्त हैं, उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी में BSc इन योगा, MSc इन योगा, PhD इन योगा कोर्सेस प्रारंभ किए हैं अच्छे रूप में। और तो क्योंकि मेरे वो लगभग 20 वर्ष पुराने, 22 वर्ष पुराने दोनों, वह और उनकी पत्नी आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर वंदना पाठक इस योग शिक्षक का कोर्स कर चुके हैं, तो उनकी इच्छा हुई कि ये कोर्सेस ऑनलाइन शुरू किए जाएं और हमारे सभी यूनिवर्सिटी के बच्चों तक लिंक भेज करके जोड़ा जाए। मुझे यह उनका विचार, उनकी योजना अच्छी लगी। मैं प्रयास करूंगा कि आपके इस योग शिक्षक का कोर्स बहुत अच्छे रूप में प्रस्तुत कर सकूं। योग शिक्षकों की कमी नहीं है, क्योंकि लोगों को इसमें रोजगार दिख रहा है, वो बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर उनमें योग्यता का अभाव हुआ, अधूरापन हुआ, तो लोगों को नुकसान भी हो जाता है, हो रहा है, या यूँ कहिए कि लाभ पूरा नहीं मिल पा रहा। तो आइए हम CSJM यूनिवर्सिटी को, उनके कुलपति डॉक्टर विनय पाठक एवं उनकी धर्मपत्नी
आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर वंदना पाठक को धन्यवाद करें। साथ में वहाँ के स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस के निदेशक डॉक्टर दिग्विजय शर्मा, डॉक्टर मनीष, योगाचार्य डॉक्टर रामकिशोर जी, इनको भी हम लोग धन्यवाद करें कि बड़ी मेहनत से इन्होंने इस कार्यक्रम को बनाया। हम अपने INO के प्रेसिडेंट डॉक्टर SL यादव को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने संकल्प किया है कि हम यूपी के INO के सभी सदस्यों को इस लिंक भेज करके जोड़ेंगे। हम अपने सहयोगियों को डॉक्टर संतोष कुमार पांडे जी को, अपने सामने बैठे हुए प्रिय अरविंद जी को, और सबसे बड़ी बात है मैं अपनी धर्मपत्नी पूनम जी को भी धन्यवाद करें जो मेरा पूरा सहयोग कर रही हैं। अब अपनी बात मैं शुरू करूं क्योंकि धन्यवाद का सिलसिला बड़ा लंबा हो जाता है। तो आइए हम योग विद्या को ठीक ठाक समझें, काखा गा से लगा करके अंत तक इसको समझें। इसके पूर्व जो योग में बहुत चर्चित हमारा भारतीय शास्त्र है योग दर्शन, जिसके रचनाकार हैं ऋषि पतंजलि जी, उस योग दर्शन में 4 अध्याय हैं। नंबर 1 समाधिपाद, नंबर 2 साधनापाद, नंबर 3 विभूतिपाद और नंबर 4 कैवल्यपाद। वास्तव में योग शिक्षक बनने के लिए इस पुस्तक का अध्ययन बहुत अनिवार्य है। मैंने अपनी नई पुस्तक कायाकल्प द्वारा रोग मुक्ति कैसे, जो बड़ी लोगों को पसंद आ रही है, इसके अंतिम पृष्ठों में पूरा मैंने योग दर्शन के सूत्र, उनके अर्थ दे दिए हैं। इस पुस्तक के बाद योग दर्शन का अभाव ज्ञान नहीं होगा, कम अभाव नहीं होगा। इसके बाद योग दर्शन में एक सूत्र आया है, तस्य वाचः प्रणवः नमः। ईश्वर का एक नाम या ईश्वर का नाम प्रणव है, अर्थात ओम। हम लोग जब भी कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो ओम ध्वनि से करते हैं। ओम ध्वनि के बारे में आगे आपको बहुत विस्तार से बताएंगे कि अगर आप ओम ध्वनि को नियमित 5-6 मिनट ईमानदारी से करें, इससे आपके फेफड़े मजबूत होंगे, इससे पेट के आपके अंग, लीवर, स्प्लीन, छोटी आंत, बड़ी आंत, पैंक्रियाज, गुर्दे आदि तंदुरुस्त होंगे। और हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, जो बढ़ती उम्र के साथ में उसके
पुर्जे घिसने लगते हैं, नष्ट हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, वो आपके और अच्छे हो जाएंगे खराब होने की जगह। तो आइए पहले हम लोग ओम ध्वनि का 3 बार अभ्यास करेंगे। मेरे गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी महाराज, जो मेरे दाईं ओर, उसको दिखा दो, उनका चित्र लगा हुआ है, उनका कहना था कि यदि ओम में समय कम दिया जाए, माँ में समय लंबा दिया जाए तो लाभ अधिक होता है। तो आइए पहले मुझे एक बार देखिए, फिर 3 बार मेरे साथ करिए। श्वास को भरिए। ओम। पुनः श्वास भरिए। ओ में समय थोड़ा, माँ में समय लंबा। उस ध्वनि में, ध्वनि की तरंगों में अपने आप को डुबाने का प्रयास करिए। श्वास भरिए। पुनः श्वास भरें। आज इतना ही। योग अनुसंधानकर्ताओं का कहना है कि यदि हम इस क्रिया को, ओम ध्वनि को, ओ में समय थोड़ा, माँ में समय लंबा, इसका अभ्यास हम लगभग 6 मिनट करें, 5 मिनट करें कम से कम, तो इससे आपकी नकारात्मकता, नेगेटिविटी धीरे धीरे आपकी कम होती जाएगी। अचानक चमत्कार भी हो सकता है। नेगेटिविटी का ही तो परिणाम है बढ़ता हुआ टेंशन, बढ़ता हुआ डिप्रेशन, सुसाइड थॉट। इसलिए हमारे भारतीय ऋषियों ने, योग के विद्वानों ने, योग के अनुभवी लोगों ने इस ओम ध्वनि को बहुत महत्व दिया है। मेरे यहाँ जो एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, पार्क योगा, प्राचीन नेचुरोपैथी के असफल रोगी जब आते हैं, जब मैं अपनी प्राकृतिक चिकित्सा प्लस के साथ उनको ईमानदारी से ओम ध्वनि दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार करवाता हूँ या करते हैं, तो उनको बहुत जल्दी लाभ होता है।
ईश्वर का नाम भी है, पेट का, फेफड़ों का और मस्तिष्क का अहिंसक या नॉन वायलेंट एक्सरसाइज भी हो गई। और जब हम ईश्वर को उसमें जोड़ देते हैं तो स्वभावतः हमको एक दिव्य शक्ति, डिवाइन पावर हमें मिलने लगती है। तो हम लोग लगभग नित्य ओम ध्वनि का अभ्यास करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सारे विश्व को इस बात का अनुभव हो गया है कि यदि हमको समाज से, लोगों से नकारात्मकता, नेगेटिविटी, टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, अवसाद और भविष्य में बड़ी बड़ी घातक बीमारियों से लोगों को बचाना है, समाज को बचाना है, तो हमें योग विद्या को समझना होगा, सीखना होगा। मैं सबसे पहले गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण पत्रिका के आदि संपादक श्री जयदयाल गोयनका जी, उसके बाद श्री राम प्रसाद जी हनुमान प्रसाद जी पौदार, वर्तमान में श्री प्रेम प्रकाश लक्कड़ जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने योगांक का प्रकाशन किया। वो योगांक लगभग आज से 90 साल पहले प्रकाशित हुआ, लेकिन जब ये पुस्तक मुझे आज से 50 वर्ष पहले मिली, अपने 24 गुरु में एक गुरु श्री सत्येंद्र प्रसाद जी तिवारी के माध्यम से, और इसको मैंने पर्याप्त कुछ पढ़ा, कुछ पलटा, कुछ समझा, कुछ नहीं पढ़ा, तब मेरी समझ में आया कि यह अंक न लोगों के पास पहुंच सकता है, न पढ़ सकते हैं। इस प्रकार में तो आइए इसका सरलीकरण करें। तो उस पुस्तक के अध्ययन करने के बाद मुझे मिला कि हम योग को, प्राचीन पुस्तकों में योग को मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग, सांख्य योग, लगभग 5 भागों में इसको बांटा है। और अन्य भी हैं, भक्ति योग, कुंडलिनी योग, प्रेम योग, विरह योग आदि। लेकिन मैंने देखा है कि समाज के लिए, जो आम व्यक्ति है, उसके लिए सबसे अधिक वर्तमान में आवश्यकता है हठ योग की। कुछ लोगों का कहना है कि हठ योग यह लगभग 1000 वर्ष नाथ योगियों के माध्यम से निकला, जिसकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है हठ योग प्रदीपिका। हर योग शिक्षक बनने के लिए हर एक को इस पुस्तक को पलटना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इसके लेखक हैं स्व आत्माराम जी। लेकिन जब मुझे रावण संहिता पुस्तक पलटने का, पढ़ने का मौका मिला, तो उसमें लंका के लंकापति रावण ने अपनी प्रारंभिक भूमिका में लिखा है कि यदि मनुष्य को शक्तिवान रहना है, बलवान रहना है, सिद्धियां सिद्ध करना है और सिद्धियों के कुप्रभाव न आने पाए, तो उनको सठकर्म और शंख प्रक्षालन सीखना होगा, करना होगा।
तो उस पुस्तक की जो हजारों साल लाखों साल पहले रावण ने लिखी है, रावण जी ने लिखी है, क्योंकि रावण बहुत विद्वान था, नाना प्रकार की सिद्धियां उसे सिद्ध थीं, इसलिए अगर हम जी लगाएं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसलिए ये सिद्ध हो गया कि हठ योग 1000 वर्ष पहले का नहीं है, लाखों साल पहले रावण संहिता में इसका वर्णन है। और योग शिक्षक बनने के लिए ये 7 क्रियाएं, षटकर्म की 6 क्रिया, बस्ती क्रिया, नेति क्रिया, धौती क्रिया, नौली क्रिया, त्राटक, कपाल शोधन क्रिया। प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम कपाल भाती है, लेकिन मेरे गुरुदेव ने इसका थोड़ा नाम में संशोधन किया, कपाल शोधन। कपाल माने खोपड़ी, मस्तिष्क, इसको शोधित कैसे करें। और 7वीं क्रिया है शंख प्रक्षालन। एक 8वीं क्रिया मैंने और जोड़ दी है, वह है योनि प्रक्षालन, वेजिनल डूस। क्योंकि शास्त्रों में, योग के शास्त्रों में कहीं मुझे अभी स्त्रियों के लिए अलग से कोई विवेचना, चिंतन नहीं मिला। हो सकता है कि दिया हो, पर मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं पढ़ पाया। महिलाओं की एक बहुत बड़ी समस्या है योनि या वेजिनल संबंधी समस्याएं, मासिक धर्म संबंधी समस्याएं। वर्तमान में तो सर्वाइकल कैंसर बहुत तेजी से स्त्री विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाला है। वेजिनल कैंसर या यूट्रस कैंसर या योनि अंग के कैंसर की अगर रोकथाम कोई क्रिया कर सकती है तो उसका नाम है वेजिनल डूस। ये क्रिया प्राकृतिक चिकित्सा में वर्णित है, पर बहुत कठिन क्रिया है, बड़ी अव्यवहारिक क्रिया है। उसको मैंने अपने गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी के आशीर्वाद से बहुत सरल कर दिया है। इसकी चर्चा करेंगे। तो अगर इन 8 क्रियाओं का प्रचार हो जाए हठ योग की, 7 पुरानी, 8वीं योनि प्रक्षालन, वेजिनल डूस, मेरा तो ये विश्वास है, बल्कि मैं इस बात को दावे से कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर महिलाओं को योनि डूस, जो बहुत सरलतम तरीके से मैंने लिखा है और इस पुस्तक में मैंने चित्रों के साथ दे दिया है, जिसको पढ़ करके ही आप 90% कर सकते हैं, तो हम 90%, 99% तक योनि कैंसर को रोक सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। मैं अपने सभी प्राकृतिक चिकित्सकों से, योग शिक्षकों से, होम्योपैथिक डॉक्टरों से, आयुर्वेद के डॉक्टरों से, वैद्यों से, वर्तमान एलोपैथिक के डॉक्टरों से, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक के डॉक्टरों से, यूनानी डॉक्टरों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस क्रिया को मेरे लेक्चर के माध्यम से या इस पुस्तक के माध्यम से आप इसको सीख करके समाज को नई दिशा दे सकते हैं। मैं अपनी बात शुरू करूं कि हठ योग के बारे में थोड़ा बता दूं। मेरा तो यह दावा है, चैलेंज है कि इस दुनिया से अगर 90% घातक रोगों से लोगों को बचाना है तो मेरे गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी ने जो
ये योग की 7 क्रियाओं का सरलीकरण किया है। अगर नेति क्रिया के तीनों प्रकारों का सही प्रचार हो जाए, न किसी को जुखाम होगा, न किसी को अस्थमा होगा, न किसी को फेफड़ों की कमजोरी होगी और न ही फेफड़ों का कैंसर होगा। प्राचीन काल की पुस्तकों में 7 प्रकार के नेति क्रिया बताई हैं। इसको मेरे गुरुदेव ने 3 भागों में बांट दिया है: तैल नेति, रबड़ नेति, जल नेति। तैल नेति करने वालों को जुखाम ही नहीं हो सकता, तो जुखाम से कनेक्टेड रोग नहीं होंगे संबंधित। रबड़ नीति का अगर प्रचार हो जाए तो 90% लोग नाक के ऑपरेशन से बच जाएंगे। मैंने अपने पिछले 50 वर्षों में सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को नाक के ऑपरेशन से बचाया है, जिनके 2-2, 3-3, 4-4 बार ऑपरेशन किए गए हैं। क्योंकि ऑपरेशन बीमारी को, साइनोसाइटिस को, साइनस की बीमारियों को, बढ़े हुए मांस या हड्डियों को जड़ से उपाय नहीं करता। और अगर जल नीति का प्रचार और लेकिन रबड़ नीति से हम जड़ से ठीक कर सकते हैं। आज नशा दूर करने के बहुत उपाय निकाले जा रहे हैं। रबड़ नीति करने वालों को, ओम ध्वनि करने वालों को एक पॉजिटिव ऑटो सजेशन है जो आगे बताऊंगा। करने वालों का भयंकर से भयंकर नशा भी छूट जाता है। अगर हमको नशे से मुक्ति पाना है, तो जुखाम के रोगों से बचना है, दमा आदि से बचना है, ठीक होना है, तो हमें तेल नीति, रबड़ नीति, जल नीति सीखनी चाहिए। इस पुस्तक में कायाकल्प द्वारा रोग मुक्ति कैसे, मैंने बहुत विस्तार से हर चीज़ चित्रों के साथ लिखी है। मेरे गुरुदेव की आज्ञा है कि ऐसी पुस्तक लिखो जो एक अच्छे गुरु का काम करे। दूसरी बस्ती क्रिया है। प्राचीन काल की बस्ती क्रिया तो आप कर ही नहीं सकते हो, उसके बारे में विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में मेरे गुरुदेव ने गणेश बस्ती, सेल्फ बस्ती, डाइट बस्ती की इतनी सुंदर खोज की है कि इससे कभी कब्ज रह नहीं सकता। कब्ज हो गया तो इमीडिएट 1 मिनट में तोड़ दीजिए। प्राकृतिक चिकित्सा की तरह एनीमा प्रोसेस जो बहुत अव्यवहारिक है, घरों में हो नहीं सकता, उससे कच्चा मल भी निकल जाता है जिससे रोगी की कमजोरी होती है। बस्ती क्रिया करने से कब्ज टूट जाता है, इमीडिएट कब्ज टूट जाता है। कब्ज, अगर आपका पेट सफा तो हर रोग की जड़ दफा। इसी प्रकार से अगर हमें 80 प्रकार के वायु विकारों से मुक्त होना है तो बस्ती क्रिया का घर घर प्रचार होना चाहिए। इसी प्रकार से धोती क्रिया, आंतों, अभी तो आंतों का कैंसर आने वाला है। आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व, 50 साल पूर्व जब मेरी माता जी को गले का कैंसर हो गया था, तो उस समय के जेके कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मेरे परिचित थे। उनकी माता जी का मैंने अपने गुरुदेव के सहयोगी के रूप में रह करके उनके घातक पेट के रोगों को ठीक किया था। उन्होंने कहा, बेटा ओम प्रकाश, आज मेरी उम्र 74 साल है, उस समय मेरी उम्र 24 साल थी, कि तुम माता जी को अपने घर ले जाओ। अभी रिसर्च हो रही है, जितने रोगी यहाँ पड़े हुए हैं कैंसर के, जेके रिसर्च इंस्टीट्यूशन कानपुर में, जीटी रोड में, ये सब हंसते हुए लगभग आए थे या आधा रोते हुए आए थे सामान खटिया पे। आप अपनी क्रियाएं कराओ, नेचुरोपैथी की, आयुर्वेद की, यौगिक क्रियाएं कराइए, और उससे माताजी अगर नहीं भी ठीक हो पाई तो कम से कम उनको सुखद मृत्यु मिलेगी। उनकी बात समझ में आ गई। मैंने काउ यूरिन थेरेपी और जोड़ दी उसमें, क्योंकि मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आने वाले समय में
ये घातक रोगों से कोई मनुष्य को बचा पाएगा तो ये हठ योग की क्रियाएं, राजयोग का मेडिटेशन और शिवाम्बु थेरेपी या काऊ यूरिन थेरेपी, साथ में रक्त शोधक, चिरायता, कुटकी, नीम गिलोय, पित्त पापड़ा, नागर मोथा, डोडा पनीर जैसी जड़ी बूटी ही कैंसर की रोकथाम में सहायता कर सकती। मेरी माताजी 3 महीने में ठीक हो गई इन्हीं क्रियाओं से, काऊ यूरिन थेरेपी से। और उसके बाद वो अभी कुछ दिन पहले यानी करीबन 35 साल वो स्वस्थ होकर के जीवन यापन किया। तो जब हम षटकर्म की तीसरी क्रिया करते हैं, धौति क्रिया, तो हमारा भूख भी खुल के लगती है, एसिड भी नहीं होता है, साथ में आने वाले ये जो एलिमेंट्री कैनाल के कैंसर बढ़ रहे हैं इनसे मुक्ति मिलेगी और हमारा आमाशय फर्स्ट क्लास रहेगा। ना हमें मंदाग्नि होगी, ना हमें तीक्ष्णाग्नि होगी, ना हमें विषमाग्नि होगी, ना भूख सताएगी, ना भस्मक होगा। इसी प्रकार से एक नौली क्रिया है, जब आदमी अर्थ अनर्थ करके धन कमा लेता है, मेवा खरीदने की और मेवा खाने की औकात हो जाती है, तब वो पानी और सब्जी और रोटी हजम करने लायक नहीं रहता है। यदि मनुष्य नौली क्रिया का 10 मिनट रोज अभ्यास करें, पेट के रोगों से मुक्त होने के 100 योगासन एक तरफ, नौली क्रिया एक तरफ। मेरे एक बहुत अच्छे शुभचिंतक हैं, मित्र हैं, डॉक्टर रमेश चंद्र गुप्त, हमारे मित्र शुभचिंतक श्री बलराम नरूला जी के परम मित्र, मुझे परसों बताया, वो मेरे पास कब्ज के भयंकर इलाज के लिए आए। लगभग 20 दिन उनका कब्ज नहीं जब ठीक से टूटा तो बोले, आनंद जी क्या करें? तो मैंने कहा नौली क्रिया सिद्ध करनी पड़ेगी। बोले जब से मैं रोज 10 मिनट नौली क्रिया 15 मिनट करने लगा, अब मेरा कब्ज बिल्कुल टूट गया है। तो इसलिए नौली क्रिया में लोग पेट घुमाने लगते हैं। मैं आपसे, क्योंकि मैं चिकित्सक हूँ, तो चिकित्सक को मुझे सब एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, डिजीज नेमोलॉजी आदि का मुझे अध्ययन करना पड़ा। तो यदि हम अभी नौली को गोल मत घुमाएं। हमें सर्कस योगी नहीं बनना है, हमको योग शिक्षक बनना है, चिकित्सक योगी बनना है। तो मैं आपको नौली क्रिया सिद्ध कराऊंगा। जो नौली क्रिया का ट्रीटमेंटल पोर्शन है, जब उसको हम करेंगे तो हमारी आंतें उलझेंगी आदि, और प्रिकॉशंस बताएंगे बात को आपको। यद्यप मैंने इस किताब में दिया है, लेकिन फिर भी किताब होती है। अगर किताब के साथ में आप वीडियो मेरे सुनेंगे 300 दिन, तो आप घर बैठे बहुत अच्छे योग शिक्षक बन जाएंगे, समाज को नई दिशा दे सकेंगे। नौली क्रिया का प्रचार अगर हो जाए तो 90% हम पेट के घातक रोगों से बच सकते हैं। आप चले जाइए गैस्ट्रोलॉजी वालों के यहाँ, लाइन लगी है, भीड़ लगी है। अरे भैया, अगर आप बरसों इलाज करते करते थक गए हैं, निराश हो गए हैं, आपका पेट नहीं ठीक हो रहा है, लीवर में सूजन है, पैंक्रियास काम नहीं कर रहा है आदि, तो आप एक बार अपने अनुभवी प्राकृतिक चिकित्सा प्लस वालों के पास चले जाइए। प्राकृतिक चिकित्सा के पास जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, व्यवहारिक नहीं रहा। हमारे जैसे प्राकृतिक चिकित्सा प्लस, जहाँ आयुर्वेद भी है, नेचुरोपैथी भी है, मैग्नेट थेरेपी भी है, एक्यूप्रेशर थेरेपी भी है, तो आप 10 दिन में वो कला सीख जाएंगे और आप पूरी उम्र 100 वर्ष तक स्वस्थ रह के जीवित रह सकते हैं। मैं आपको संदेश दे रहा हूं। अब हमको इस देश को घातक रोगों से बचाना है, केमिकल दवाओं को कम कराना है, तो हमें षटकर्म की सातों क्रियाएं और योनि प्रक्षालन को घर घर पहुंचाना होगा। इसी प्रकार से त्राटक,
जो प्राचीन काल का ध्यान योग है उसको अब सिद्ध करना आसान नहीं है। पर त्राटक जिसके 3 भाग हैं, अंतः त्राटक बहुत सरल है। अगर अंतः त्राटक करते 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 करें तो करते करते सो जाएंगे। मध्य त्राटक और दूरस्थ त्राटक। त्राटक क्रिया बड़ी सरल है। इसके माध्यम से आप मन को बहुत जल्दी नियंत्रण कर सकते हैं। और कपाल शोधन, कपाल शोधन भी 3 प्रकार का है। जैसे नेति क्रिया 3 प्रकार की है, बस्ती क्रिया 3 प्रकार की है, धौती क्रिया 3 प्रकार की है, नौली क्रिया 3 प्रकार की है, ऐसे त्राटक 3 प्रकार का, ऐसे कपाल शोधन भी। कपाल शोधन करने वालों को कभी पार्किंसन नहीं होगा, एल्जाइमर नहीं होगा, अनिद्रा की बीमारी नहीं होगी, मस्तिष्क संबंधी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अगर हमको दुनिया को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से बचाना है, ब्रेन संबंधी प्रॉब्लम से बचाना है, तो हमें कपाल शोधन का प्रचार करना होगा। कपाल शोधन बहुत सरल क्रिया है। प्राचीन काल का मेथड बहुत कठिन था, पर जो जिस क्रिया को मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया है वो बहुत सरल है। इस लेक्चर के माध्यम से, इस एजुकेशन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। अगर आप 50 साल के हो गए हैं, मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं, पार्किंसन, एल्जाइमर, अनिद्रा आदि के रोगों के शिकार नहीं होना चाहते हैं, तो आपको कपाल शोधन क्रिया सीखनी होगी, करनी होगी। और षटकर्म, मेरे गुरुदेव कहते थे कि यदि योग साधक 6 महीने में 1 बार संघ प्रक्षालन कर ले तो उसके चेहरे में भले बुढ़ापा दिखे, लेकिन बुढ़ापे के रोग उसको नहीं आएंगे। मेरे गुरुदेव ने इसको भी 3 भागों में बांट दिया। लघु शंख प्रक्षालन, बृहद शंख प्रक्षालन और विरेचन शंख प्रक्षालन। ये आयुर्वेद से लिया गया है। बहुत से लोग बृहद शंख प्रक्षालन या प्राचीन शंख प्रक्षालन नहीं कर सकते। आंतों में सूजन है, गुर्दे कमजोर हैं, एनीमिक हैं, रीढ़ हड्डी में स्पाइनल प्रॉब्लम है, वो लोग आयुर्वेद का विरेचन शंख प्रक्षालन करें। 1 महीने में 1 बार कर लें, ना उनका पेट बढ़ेगा, ना पेट में मल जमा होगा और ना वृद्धावस्था के रोग आएंगे। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। यद्यप पुस्तक में मैंने बहुत विस्तार से दे दिया है, फिर भी जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे आप पूरा पकड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए ये योजना बनाई गई है। यद्यप मैं 40 लेक्चर दे चुका हूँ, लेकिन वो योजना दूसरी थी। और मैं पुनः धन्यवाद करूँगा अपने CSJM यूनिवर्सिटी के कुलपति जी का, डॉक्टर विनय पाठक जी का, आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर वंदना पाठक का, जिन्होंने हम लोग व्यक्तिगत मीटिंग में बैठ के इस योजना को बनाया। तो हम लोग जब संघ प्रक्षालन, और मुझे याद है कि कुछ वर्ष पूर्व मेरी अति निकट एक महिला को कैंसर बता दिया गया कि आपके गर्भाशय में कैंसर की संभावना है, आप इसे निकलवा दीजिए। पर उन्होंने मेरे सलाह से 3 महीने 80% रसाहार, फलाहार और 20% अन्नाहार लिया और सुबह शाम योनि प्रक्षालन किया, नीम के तेल से, नीम के पानी से या गौमूत्र से या शिवाम्बु से। और आज उनको ठीक हुए लगभग 20 वर्ष हो गए। वो डॉक्टर जो हमारे शहर कानपुर की बहुत ही फेमस है, उनसे मैंने कहा कि इस क्रिया का, आपने तो प्रैक्टिकली हाँ बोले बिल्कुल, लेकिन
शायद अति व्यस्तता के मारे या अन्य कारण से वो इस क्रिया को प्रचारित नहीं कर पाई। मैं डॉक्टरों से, खास तौर से स्त्री विशेषज्ञों से प्रार्थना करूंगा, सुझाव दूंगा कि मुझसे मिलें, इस क्रिया को सीखें और महिलाओं को में प्रचारित करें, जिससे भविष्य में उनको यूट्रस कैंसर से 90% बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार से मैंने क्यों राजयोग के पहले हठ योग की चर्चा की। अगर आपको योग शिक्षक बनना है तो हठ योग की यह षटकर्म, संघ प्रक्षालन और योनि प्रक्षालन क्रिया सीखनी होगी। वो भी प्राचीन मेथड नहीं, नवीन मेथड। नवीन मेथड बहुत सरल हैं, उनमें पैसा ना के बराबर खर्च होता है, करना भी व्यवहारिक है। मैं कोरोना काल को धन्यवाद करता हूँ, उस समय मुझे खूब समय मिला और इस पुस्तक को की रचना हो गई। इस पुस्तक में मैंने लिखा है, लेखक योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद। अब जब दोबारा किताब चौबारा छपने जा रही है, उसमें लिखूंगा लेखक माँ सरस्वती, लिखने वाला मैं, सहयोगी मेरे और। तो इसलिए अगर योग शिक्षक बनना है तो आपको इन 7 क्रियाओं को सीखना होगा, समझना होगा, करना होगा। और आजकल पंचकर्म की बहुत चर्चा हो रही है। मैंने आयुर्वेद का 3 वर्ष कोर्स किया है। पंचकर्म की मूल पुस्तक मैंने पढ़ी है। पंचकर्म 10 होते हैं: स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, नस, बस्ती, अवगाहन, रक्त मोक्षण, बाजीकरण, रसायन। प्राचीन काल के पंचकर्म बड़े ही कठिन हैं, खर्चीले हैं। मैं अपने वैद्यों से विनम्र निवेदन करता हूं कि वह इन षटकर्म की 7 क्रियाएं, शंख प्रक्षालन और योनि प्रक्षालन सीखें। आपकी दवाइयाँ जो सालों में लाभ पहुंचाती हैं, महीनों में लाभ पहुंचाती हैं, सप्ताहों में लाभ पहुंचाती हैं, वो चंद घंटों में, चंद दिनों में, चंद महीने में रोगी को ठीक कर सकते हैं, यदि इन दवाओं के साथ में इन वर्तमान षटकर्म, शंख प्रक्षालन और योनि प्रक्षालन को जोड़ दिया जाए आवश्यकता अनुसार। तो आइए, मैंने आपको बताया कि मैं सबसे पहले आपको हठ योग पढ़ाऊंगा, दिखाऊंगा, कराऊंगा। दुर्भाग्य से लोग समझते हैं कि योग माने व्यायाम। जब मैं पढ़ता हूँ, हम योग और प्राणायाम करते हैं, हम योग और ध्यान करते हैं, हम योगा करते हैं, तो मुझे उनकी अज्ञानता पर बहुत तरस आता है। योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़। योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़। 1 1 2 जोड़। 1 + 2 = 3, 2 + 2 4। योग शाब्दिक अर्थ होता है जोड़। योग का यौगिक अर्थ होता है समाधि। योग शब्द जो है, ये संस्कृत के युज समाधो धातु से में यज प्रत्यय लगने से युजर योग धातु में कर्तर यज प्रत्यय से हुई है। इसका सामान्य अर्थ है समाधि। समाधि माने जोड़ने वाला। पहले एक बैल चलते थे, सग्गड़ बैल, तो 2 बैल होते थे, बीच में जो एक एक्सेल होता है, उसको भी जोड़ कह सकते हैं। तो जोड़ माने केवल समाधि होता है, योग माने व्यायाम नहीं होता। यौगिक दृष्टिकोण से योग माने समाधि और गणित के दृष्टिकोण से योग माने जोड़। भोग माने घटना। अगर आप यौगिक क्रियाएं नियमित नहीं करेंगे, आधा घंटे हठ योग, आधा घंटे राजयोग, आधा घंटे परमार्थ योग, आधा घंटे फैमिली योग,
आधा घंटे चिंतन योग, सांख्य योग, तो आप एक दिन भोग के लायक नहीं रहेंगे। इन आँखों से देखने में असमर्थ हो जाएंगे, कानों से सुनने में असमर्थ हो जाएंगे, मस्तिष्क से सोचने में असमर्थ हो जाएंगे, दांत आपके काम नहीं करेंगे, नासिका से श्वास नहीं जाएगी, आपके ऑर्गन्स नाना प्रकार के बैक्टीरिया वायरस के जर्म्स के घर बन जाएंगे। कब तक मारेंगे आप? नाली में सड़ रहे कीड़ों को कब तक मारेंगे? अरे नाली का कूड़ा हटाओ। हमारी नेचुरोपैथी बहुत समृद्ध है। यदि हम हठयोग में नेचुरोपैथी जोड़ दें, अगर हठयोग राजयोग, हठयोग में राजयोग जोड़ दें, हठयोग राजयोग में हम अगर प्राकृतिक चिकित्सा जोड़ दें, इसलिए मैंने नया नाम रखा है। प्राकृतिक चिकित्सा भी एक योग है। पंच महाभूत योग, अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा को पंच महाभूत योग कहें तो ज्यादा अच्छा है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह बना शरीरा। मैं अधम नहीं बोलता हूं, शरीर अधम नहीं है, इस शरीर को अधम मत कहिएगा। अगर शरीर आप क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह बना शरीरा, इस शरीर नहीं होगा तो हठयोग कहाँ से करोगे? शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो राजयोग कहाँ से करोगे? शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आत्मा को परमात्मा से कैसे जोड़ोगे? शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आप अपने परिवार की आर्थिक समस्या कैसे हल करोगे? ये शरीर पंच तत्वों से बना है। प्राकृतिक चिकित्सा में इन्हीं पंच महाभूतों का प्रयोग करते हैं। मिट्टी चिकित्सा, पानी चिकित्सा, धूप चिकित्सा, हवा चिकित्सा, आकाश चिकित्सा। हमारी वर्तमान सरकार गरीब लोगों को 5-5 लाख रुपया दिया है कि आप एलोपैथिक में इलाज करा सकते हैं फ्री। मैं इस मंच से एक सुझाव दे रहा हूं, 4 लाख एलोपैथिक को दे दो, 1 लाख हम लोगों को दे दो, प्राकृतिक चिकित्सा वालों को, कि आप साल भर में 1 लाख रुपया से प्राकृतिक चिकित्सा करा सकते हैं। लाखों रुपया खर्च होता है एलोपैथिक में, घर के बर्तन बिक जाते हैं। पर प्राकृतिक चिकित्सा प्लस अगर आप सीख लें, कराएं, तो 10,000, 20,000, 50,000 में आप ठीक हो जाएंगे और 10, 20, 30, 40 साल उम्र बढ़ जाएगी। समय के पहले बहनें विधवा नहीं होंगी, समय के पहले पुरुष विधुर नहीं होंगे, हमारी माताएं अबला नहीं होंगी। एक मैं सुझाव दे रहा हूं, हमारे INO वाले, अखिल भारतीय प्राकृतिक परिषद वाले, इनपा वाले, ये सब मिलकर के सरकार को प्यार से दबाव डालें कि एलोपैथी को 4 लाख दे दो। चलो 5 लाख मत घटाओ, 1 लाख नेचुरोपैथी प्लस वालों को दे दो। ये समाज सुखी हो जाएगा, धर्मांधता खत्म हो जाएगी। तो आइए हम आपको बता रहे हैं कि योग का अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है जोड़, यौगिक अर्थ होता है समाधि। योग की तमाम परिभाषाएं हैं, मैं उन्हें परिभाषा नहीं मानता हूं, लाभ मानता हूं। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कुछ भी कहना, श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दिया दिखाना है। पर केवल पाठ करने से कुछ नहीं होगा। हम वर्तमान में कानपुर के श्री अमरनाथ जी, डॉक्टर उमेश पालीवाल, डॉक्टर मुकेश पालीवाल को धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने भगवत गीता की छोटी पुस्तिका 3 लाख घर घर पहुंचाई है। मैं कभी इस मंच के द्वारा भगवत गीता का व्यवहारिक विवेचन करूंगा, क्योंकि उसमें सूत्रबद्ध लिखा हुआ है। तो भगवत गीता में लिखा है योगा समत्तम योग उच्यते, योग साधना सिद्ध करने से समता आ जाती है। लाभ हानि, सुख दुख, निंदा स्तुति आदि में आदमी की समता आ जाती है या शीघ्र समता आ जाती है। नहीं तो आदमी इसी में फंसा है, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया तो डिप्रेशन, लाभ हो गया तो इरिटेशन, टेंशन, और कैसे मल्टीप्लाई करें। इसलिए ऐसे लिखा है योग दर्शन में, योगा चित्तवृत्ति निरोधा,
चित्त की वृत्ति का निरोध योग है। चित्त की वृत्ति का निरोध योग है। समाधि जैसा जटिल विषय हम आपको इस मंच से बताएंगे। अगर ध्यान के पहले समाधि सिद्ध कर लें, मेरे गुरुदेव कहते थे कि प्राचीन काल में समाधि 8वां अंग बताया गया है। मैं तो 8वां अंग मानते ही नहीं हूँ, मैं तो चरण नहीं मानता, अंग मानता हूँ, सॉरी। हम अगर समाधि सिद्ध कर लें, मेरे गुरुदेव डॉक्टर शंभुनाथ जी ने मुझे समाधि सिद्ध कराई, मैं आपको भी सिद्ध करा दूंगा। समाधि बहुत सरल है, समाधि नहीं है। समाधि के लिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आवश्यक नहीं है। हम समाधि डायरेक्ट सिद्ध कर सकते हैं। अगर समाधि सिद्ध होने लगती है तो यम नियम धारणा पॉजिटिव धारणा ध्यान अपने आप सिद्ध हो जाता है, प्रत्याहार अपने आप सिद्ध हो जाता है। मेरी बात से आप मुझे अहंकारी मत समझिए, मैं विनम्र निवेदन के साथ ये विद्या आपको दूंगा, क्योंकि हमको योग शिक्षक बनना है। इसी प्रकार से योग भाष्य में लिखा है, योगः समाधि सर्व भौमस्य धर्म। योग समाधि के कहते हैं, योग समाधि को कहते हैं जो चित्त का सार्वभौम गुण है। इसी प्रकार से याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा है, संयोग योगा इत्युक्तः जीवात्मा परमात्मनो, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम योग है। भगवत गीता में एक बात बहुत अच्छी लिखी है, मद् भगवत गीता में, कि योगा कर्मश कौशलम, योग के अभ्यास से कर्मों में कुशलता आ जाती है। कर्मों में कुशलता आदमी को सबसे अधिक आवश्यकता है। आप पढ़ने बैठे तो कैसे ठीक से पढ़ें, तुरंत याद हो जाए। कोई भी काम करें कैसे पूरी जागरूकता से करें। अगर आप नियमित योगासन करेंगे, नट की तरह नहीं, मैं आपको बताऊंगा योगासन लोग 90% लोग योगासन गलत करते हैं। मैं भी गलत करता था आज से 50 साल पूर्व, जब मैं सीखता था कपूर साहब से। तब कोई सिखाने वाले नहीं मिलते थे, उस समय भी ज्ञान नहीं था किस आसन के बाद कौन आसन करना चाहिए, कहाँ श्वास रोकनी है, कहाँ इसको हम कहाँ शवासन करना है। लोग नट की तरह योगासन करते हैं और महानट की तरह प्राणायाम करते हैं। इस मंच के माध्यम से मैं बताऊंगा कि योगासन के पहले सूर्य नमस्कार करना क्यों जरूरी है, सूर्य नमस्कार के बाद किंग क्वीन एक्सरसाइज करना क्यों जरूरी है, सूर्य नमस्कार के बाद रीढ़ के घुमावदार व्यायाम करना क्यों जरूरी है, और रीढ़ के घुमावदार के पहले अंग अंग के व्यायाम क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है। अगर आप डायरेक्ट योगासन में चले जाएंगे तो कोई ना कोई नेरेटिव प्रॉब्लम हो जाएगी। प्राणायाम की सावधानियां ध्यान में रखेंगे, लंग्स आपका और बेकार हो जाएगा। मैंने हजारों लोगों को योग के गलत योग करने से, जल्दी जल्दी योग करने से, योग का पूरक न करने से, योग के साथ में आवश्यकता अनुसार नेति बस्ती नौली धौती न करने से और बीमार होते देखा है। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। हम बीमार भी हैं और योगा भी करते हैं। तो आइए, योग करने से चिंताएं बहुत जल्दी चिंतन में बदल जाता है। योग करने से, योग माने पूरा यौगिक व्यायाम, मैं तो योगासन शब्द ही नहीं देता हूँ, योग व्यायाम, आवश्यक प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जुखाम है तो पहले नेति क्रिया, पेट खराब है तो पहले बस्ती क्रिया, एसिडिटी तो पहले कुंजर क्रिया करें। इसी प्रकार से एक मेरे गुरु हुए हैं, मेरे 24 गुरु हैं। जैसे दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, ऐसे मेरे भी 24 गुरु इस क्षेत्र में हैं। एक मेरे गुरु हैं योगी हृदय नारायण जी। उनकी मुझे परिभाषा बहुत अच्छी लगी। योगी हृदय नारायण जी का कहना है कि योग प्राचीन भारतीय ऋषिमुनियों द्वारा अन्वेषित सुखी जीवन जीने की एक ऐसी श्रेष्ठ कला है
जिसके द्वारा मनुष्य शरीर में अखंड स्वास्थ्य, इंद्रियों में अखंड शक्ति, मन में अखंड आनंद, बुद्धि में अखंड ज्ञान एवं अहम में अखंड प्रेम प्राप्त करके आवागमन से अपने को मुक्त कर सकता है। या वर्तमान में शरीर से रोग, इंद्रियों से थकावट व कमजोरी, मन से चिंता, बुद्धि से भय एवं अहम से वियोग की पीड़ा से मुक्त होकर के अपने को आनंदित रख सकता है। आज हमने आपको कोई क्रिया नहीं दिखाई, क्रिया नहीं कराई, क्योंकि योग 90% सिद्धांत और ज्ञान प्रधान है, 10% क्रिया प्रधान है। आप जब किसी समुद्र में जाते हैं जहाँ बर्फ़ होती है तो वहाँ देखते हैं कि बर्फ़ का जरा सा पीस टुकड़ा ऊपर दिख रहा है, आगे अंदर 90% होता है। इसलिए पानी के जहाज़ों में पहले ऐसे चाकू लगे होते हैं लंबे लंबे। अब तो खैर बहुत डेवलपमेंट हो गया है, बर्फ़ कट जाए या बर्फ़ मालूम हो जाए जैसे जहाज़ डूबे नहीं। योग 90% सिद्धांत प्रधान है, आचरण प्रधान है, ज्ञान प्रधान है। नहीं तो योगा भी करते रहेंगे, कैंसर के रोगी भी बने रहेंगे। अब तो कैंसर की इतनी जबरदस्त बाढ़ आ रही है, मार्केटिंग हो गई है। जब मैंने अपनी माता जी का कैंसर का ट्रीटमेंट किया था तब कैंसर केवल 2 प्रकार का था, फिर 3 प्रकार का हुआ। अब तो एक नई किताब आई है, 300 प्रकार के कैंसर, आँख का कैंसर, कान का कैंसर, दिमाग का कैंसर, नाक का कैंसर, गले का कैंसर। अगर यही हालत रही, योग के सत्कर्मों का, सही योग का प्रचार नहीं हुआ, समाधि का प्रचार नहीं हुआ, तो 3000 प्रकार कैंसर हो जाएंगे। कैंसर की रोकथाम करनी है, कैंसर से बचना है, तो हमको हठ योग, राजयोग और पंच महाभूत अर्थात प्राकृतिक चिकित्सा, तीनों को समन्वय करना होगा। और जल्दी लाभ के लिए इसमें मैग्नेट थेरेपी, रिफ्लेक्सोलॉजी, एक्यूप्रेशर थेरेपी, किचन होम हर्बल थेरेपी, लाफिंग थेरेपी, सबकॉन्शियस फियर आउट थेरेपी, रेकी थेरेपी जैसे उपयोगी नालों को गिराना होगा। तो प्राकृतिक चिकित्सा, योग साधना, विद हठ योग एवं होम हर्बल थेरेपी, ये गंगा, माँ जमुना, माँ सरस्वती 3 नदियाँ हैं। प्रयागराज में हम जब संगम में नहाने जाते हैं या हड्डियों को अपने माता पिता के डालने जाते हैं, तो वहाँ पहुँचने के लिए अच्छी बात है इन तीनों पद्धतियों का हम सम्मान करें, सीखें, और साथ में हमको ये मैग्नेट थेरेपी, रिफ्लेक्सो एक्यूप्रेशर थेरेपी, हर्बल थेरेपी, पॉजिटिव थेरेपी, ये सारी मैंने 200 थेरेपियों को इस पुस्तक में लिखा है। और ये पुस्तक घर घर पहुंचाने का संकल्प है, जिससे इस पुस्तक के द्वारा आप गलत योग करते हो तो सही योग करने लगे, सही योग करते हो तो और एडवांस योग कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, हम लोग, योग का अर्थ होता है जोड़। प्राचीन काल के योग, मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग, कुंडलिनी योग आदि हैं। वर्तमान में योग को मैंने करीबन 20 भागों में बांट दिया है। आहार योग, व्यायाम योग, ध्यान योग, अर्थ योग, श्रवण योग, निद्रा योग। हमें कुछ सरलीकरण करना होगा, देश काल परिस्थितियों के अनुसार से आम पब्लिक तक पहुंचाने के लिए सरलीकरण। इस विषय में मैं अपने गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी, जो दाहिनी ओर है, कल मेरे बाईं ओर मेरे प्राकृतिक चिकित्सा या पंच महाभूत योग के गुरु डॉक्टर महाप्रसाद जी गुप्त भी विराजमान हो जाएंगे। मैं इन 2 गुरुओं का बहुत हृदय से आभारी हूँ। इन दोनों गुरुओं कृपा से मैं ब्लाइंड होने से बचा, सुसाइड से बचा,
और आप लोगों की सेवा करने का सौभाग्य मिला। आज हमने कार्यक्रम 7:05 पर शुरू किया था, 8:05 हैं। यह वीडियो योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद फेसबुक से प्राप्त कर सकते हैं। आज इसको हम यूट्यूब में भी डलवा देंगे। आप लोगों को शेयर करिए, आप लोगों को भेजिए। हमें इस योग शिक्षक के ज्ञान की क्रांति में बदलना है। आप सबको बहुत बहुत बड़ों को प्रणाम, बराबर वालों को नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद। आइए योग शिक्षक आंदोलन को बढ़ाएं और स्वस्थ आनंदित जीवन प्राप्त करें। धन्यवाद, नमस्कार।